तो हम लोग वैदिक एज यानी वैदिक काल को आगे बढ़ाते हैं। इस पर हम लोग एक दो टॉपिक इसके पहले का हम लोग कर चुके हैं और उसमें आर्यों का रेजिडेंस यानी आर्यों का मूल निवास स्थान, कहाँ के वह मूल निवासी थे, इस पर भी क्वेश्चंस मार्क लगते हैं। ओके, तो वह कहाँ के निवासी थे, समझ में आ गया आपको ना। तो कहाँ के मूल निवासी थे, इसके बाद भारत में आए तो किन क्षेत्रों में बसे, तो उसका भौगोलिक विस्तार फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, यानी सप्त संधव प्रदेश, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, आर्यों का जो निवास क्षेत्र था जिसको सप्त संधव प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। और सप्त संधव प्रदेश की जो नदियां हैं, जो रिवर है, जो बहती है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह भी हम लोग देख चुके हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, एकदम आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़िए, साइंटिफिक तरीके से पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, यानी कोई भी सब्जेक्ट बहुत ही इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है। बस तरीका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एकदम तरीका होना चाहिए पढ़ने का। ओके, टू दी पॉइंट साइंटिफिक तरीका, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, ये चीज बहुत ही ध्यान आप लोगों को रखना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो गलत नहीं होगा, आप मिस नहीं करेंगे। ओके, तो वैदिक काल पर जो हम लोग इस समय डिस्कस करेंगे वह सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, वैदिक काल के सोशल सिस्टम। इसके बाद कुछ लोगों का क्लास छूट गया है कि वैदिक काल का आर्यों का भौगोलिक विस्तार, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जिनका छूटा है उनको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, तो आर्यों की सामाजिक व्यवस्था पर तो इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेंगे, ज्यादा आसान होगा। वैदिक काल, और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, ये हम लोग देख चुके हैं दो भागों में। जो नहीं देखे हैं तो फिर आगे वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, उस पर भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाएगा। तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 1500 टू 1000 बीसी। ओके, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल, एंड लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल 1000 टू 600 बीसी। ओके, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। तो अब हम लोग जो इस पर टॉपिक है डिस्कस करेंगे, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। ओके, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। तो पहले हम लोग अर्ली वैदिक एज, सोशल सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पहले देखते हैं। इसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल का हम लोग देखा जाएगा और दोनों का हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लिया जाएगा। ओके, तो पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका है, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल के सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे समाज की जो सबसे छोटी यूनिट थी वह फैमिली थी, यानी परिवार था। ओके, कई परिवार मिलकर के विलेज बनते थे, यानी ग्राम का निर्माण करते थे, ग्राम बनते थे। आज भी यही सिस्टम चला रहा है। आप देखेंगे विलेज, गांव में देखेंगे परिवार यानी फैमिली, जिसे कुल भी कहते हैं, तो परिवार को कुल भी कहते हैं। तो इस कई परिवार को मिलने से एक ग्राम बनता है। तो यही सिस्टम जो हम वैदिक कल्चर में हमें देखने को मिलता है, वैदिक काल में देखने को मिलता है, यही व्यवस्था थी। ओके, तो वैदिक काल में भी यही व्यवस्था थी। तो सबसे छोटी यूनिट फैमिली थी, परिवार। कई परिवार मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, कई ग्राम मिलकर के विश्व बनते थे, जैसे इस समय ब्लॉक कह लीजिए, तहसील कह लीजिए, ग्राम के ऊपर, विलेज के ऊपर। ओके, ब्लॉक। इसके बाद विश्व के कई विश्व मिलकर के जन बनते थे। तो जन जो है बड़ी यूनिट दिखाई पड़ रही है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व का उल्लेख 170 बार आया, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखना है। ओके मिस्टर आलोक। इसके बाद जन का उल्लेख 275 यानी 275 टाइम्स आया है, बार आया है, रिपीट हुआ है। ओके, इसलिए बड़ी यूनिट थी। और इसके ऊपर जो है राष्ट्र का संकेत मिलता है। हालांकि उत्तर लेटर वैदिक एज में राष्ट्र की परिकल्पना आएगी या संकल्पना आएगा, लेकिन यहाँ पर उसकी स्वरूप बनने लगता है। ओके, तो यह
क्रम आप लोग जानते रहिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्लियर बात है। तो सबसे छोटी यूनिट ऋग्वेद में क्या मिलती है? फैमिली, परिवार, इसके बाद विलेज यानी ग्राम, इसके बाद विश्व, इसके बाद जन यानी जन, और सबसे छोटी यूनिट परिवार, सबसे बड़ी यूनिट जन, और कई जन मिल करके जो राष्ट्र के स्वरूप को क्रिएट करते थे, निर्मित करते थे। क्लियर बात है, टू द पॉइंट। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद यह जो समाज था लेटर वैदिक एज, या ऐसे भी आप जान लीजिए कि पूरा वैदिक जो काल था, वैदिक काल पुरुष प्रधान समाज था, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्कल सिस्टम यहाँ चलता था, यानी पुरुष प्रधान समाज था। आज भी जैसे पुरुष प्रधान समाज में देखने को मिलता है हमारे समाज में, यानी घर का मुखिया, परिवार का मुखिया जो वही हेड होता है वह पुरुष होता है। ओके, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, ग्रैंडफादर कह लीजिए, ग्रैंडफादर एब्सेंट है, नहीं है तो फिर फादर एब्सेंट है तो उनके पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र यानी सबसे बड़ा भाई। ओके, तो इस तरह के क्रम थे, यानी समाज में, वैदिक कालीन समाज में जो परिवार के जो मुखिया होते थे। ओके, तो पुरुष प्रधान समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, इसलिए परिवार के मुखिया को, परिवार को कुल भी कहा गया, इसलिए कुलपति भी कहा जाता था। तो ये तो हो गया परिवार, ग्राम, विश्व और जन। क्लियर बातें। इसके बाद हम लोग आते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था, ये भी क्लियर हो गई बातें कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वैदिक काल में। इसके बाद समाज में फर्स्ट टाइम हमें मिलता है वर्ण सिस्टम। तो ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार मिलता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ध्यान रखना है, 10वें मंडल से तात्पर्य 10वें अध्याय में। तो 10वें मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में फर्स्ट टाइम उल्लेख मिलता है, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ध्यान रखना है, पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में इसके बारे में उल्लेख मिलता है और बताया गया है कि एक विशालकाय पुरुष है। इस पुरुष सूक्त में, ओके, समझ में आ रहा है ना, पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक विशालकाय व्यक्ति है और उनका नाम बताया जा रहा है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ओके, अब ये बात आप लोग कहिएगा कि सर जन्म होने के लिए शरीर से नहीं होता है, एक विशेष अंग के द्वारा होता है, तो वो बातें अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को ऋग्वेद में जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ओके, ओल्डेस्ट, ओल्ड मत कहिए, ओल्डेस्ट कहिए, क्योंकि पहला वेदों में जो 4 वेद है, पहला जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद या सबसे पहला वेद जो लिखा गया वह क्या है? ऋग्वेद है। क्लियर बात है। तो ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विशालकाय व्यक्ति बताए गए हैं, उनका नाम भगवान ब्रह्मा है, और भगवान ब्रह्मा के बॉडी यानी शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, यानी मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है, इसके बाद स्टमच, पेट अथवा उदर से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है, वैश्य वर्ण की। इसके बाद उनके जंघे से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ओके, शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार यह 4 वर्णों की उत्पत्ति इनके द्वारा हुई है। क्लियर बात है। तो ब्रह्मा एक विशालकाय पुरुष है, भगवान ब्रह्मा बताया गया है। भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण की ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई। उनके आर्म से यानी भुजा से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, उनके स्टमच यानी उदर से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई, और उनके पैर से, जंघे से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हम लोग होते हैं, फर्स्ट टाइम पहली बार जानकारी मिलती है, लेकिन यह कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। ओके, यहाँ पर कर्म पर आधारित, यानी अब आप इस काल में, पूर्व वैदिक काल में जो व्यक्ति थे वह अपने योग्यता और रुचि के अकॉर्डिंग ऑक्युपेशन यानी पेशे का चुनाव करते थे। ओके, यानी व्यवसाय करते थे या कार्य करते थे। जैसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग,
एग्जाम में अब पूछा भी गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता यानी फादर वैद्य हैं, वैद्य का मतलब डॉक्टर जिसे आप कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हैं, और मेरी माता आटा चक्की चलाती हैं। इसका मतलब एक ही फैमिली के जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वह डिफरेंट डिफरेंट वर्क यानी पेशे यानी व्यवसाय में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, व्यक्ति अपने रुचि और योग्यता के अनुसार पेशे का चुनाव करता था या कार्य को करते थे। ओके, क्लियर बातें। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है हमेशा, एकदम साइंटिफिक टू द पॉइंट। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जन्म पर आधारित कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण भी अपने रुचि के अनुसार जा सकता है, सेना में भी जा सकते हैं, पशुपालन का भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आएंगे लेटर वैदिक एज में तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, यानी जो जिस वर्ण में रहेगा उसी वर्ण में आज जिसका जन्म होगा आजीवन वह उसी वर्ण के कार्य यानी पेशे यानी ऑक्युपेशन यानी व्यवसाय को अपनाएगा, करेगा, चेंज नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है, यानी सब कुछ फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ हिंट लेते रहिए आप लोग, जिससे ब्रेन में सारी चीजें बैठती रहे। क्लियर बात है। अब यहाँ पर तो इतनी बातें हो गई, अब स्त्रियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग स्त्रियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन समाज में स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति गुड थी, यानी अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ओके, यानी अच्छी कैसे थी, तो इस रूप को हम लोग देख लेते हैं। अच्छी इसलिए थी कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज नहीं था, यानी बाल विवाह नहीं था, ध्यान रखना, यहाँ पर बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, ये तो गुड था, बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ पर बाल विवाह नहीं था, और क्या था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, शिक्षा वह ग्रहण कर सकती थी, ग्रहण करने का अधिकार था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। क्लियर बातें। और अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट यह है कि पर्दा प्रथा नहीं था, कर्टन सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट थे, पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, यहाँ पर पर्दा प्रथा भी नहीं था, तो ये तो सबसे बड़ी बात है, यानी चाइल्ड मैरिज नहीं था, कर्टन सिस्टम नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। क्लियर बातें। शिक्षा ग्रहण करती थी, तो यहाँ पर दो प्रकार की स्त्रियों के बारे में जानकारी मिलता है, और वह है नंबर 1 ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी, और नंबर 2 है सदोवधु, नंबर 2 है सदोवधु। अब यह क्या होता था भाई, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो ब्रह्मवादिनी वे स्त्रियां होती थी जो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अनमैरिड रह करके, ओके, जो अनमैरिड रहती थी, जिन्हें अमाजू, जिसके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया जाता था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अनमैरिड रह करके जो ज्ञान अर्जित किए रहती थी, तो ज्ञान का वह नॉलेज डिलीवर करती थी, यानी लोगों को शिक्षित करती थी। और उस समय जो शिक्षा का गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, ओरल मौखिक शिक्षा का ही प्रचलन ज्यादा था। ओके, तो वह समाज को जो ज्ञान नॉलेज अर्जित किए रहती थी, उस ज्ञान का संचार करती थी, लोगों को दीक्षित करती थी। ओके, उन्हें अनमैरिड रह करके, अविवाहित रह करके, ध्यान रखना है, ब्रह्मवादिनी ऐसी स्त्रियां जो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अविवाहित रहकर लोगों को शिक्षित करती थी। ओके, इन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। सदोवधु क्या होता था, सदोवधु ऐसी स्त्रियां होती थी जो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी। गृहस्थ आश्रम से तात्पर्य है विवाह कर लेना, मैरिज कर लेना। ओके, तो मैरिज
आफ्टर मैरिज वह फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी और फिर घर परिवार बच्चों को देखभाल करती थी और अपने फैमिली को संभालती थी। ओके, तो इस प्रकार दो टर्मिनोलॉजी हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मवादिनी और सदोवधु। इसके बाद एक सिस्टम और यहाँ दिखाई पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, नियोगा सिस्टम या नियोग प्रथा। यहाँ पर नियोग प्रथा भी था। अब व्हाट इज द नियोगा सिस्टम, नियोग प्रथा क्या था? तो नियोग शब्द का उल्लेख फर्स्ट टाइम ऋग्वेद में मिलता है। ओके, तो ऋग्वेद में मिलता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऋग्वेद में नियोग शब्द का उल्लेख फर्स्ट टाइम मिलता है या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हम लोग होते हैं नियोगा सिस्टम से। ओके, यह क्या है कि जब विवाह हो जाता था, जिस स्त्री का विवाह हो गया, विवाह के आफ्टर मैरिज यानी विवाह के उपरांत पति की मृत्यु हो जाती थी, पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो फिर नियोग सिस्टम के द्वारा वह दूसरा विवाह कर लेती थी। यह प्रथा, नियोग प्रथा यही था कि पति की मृत्यु के पश्चात वह स्त्री दूसरा विवाह उसी परिवार में कर लेती थी, छोटे भाई से कर लेती थी। छोटे भाई एब्सेंट रहने पर, नहीं रहने पर फैमिली परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह कर लेती थी। अगर यदि वह विवाह नहीं करना चाहती थी और सिर्फ संतान प्राप्त करना चाहती थी तो संतान भी प्राप्त करने की छूट थी इसमें। ओके, संतान वह प्राप्त कर सकती थी और उनसे जो संतान उत्पन्न होते थे, जन्म होते थे, वह लीगली वैध माने जाते थे। ओके, तो जो ऋग्वैदिक समाज था बहुत ही ओपन समाज था, ओपन सोसाइटी थी, खुला समाज था, जबकि आज 21 सेंचुरी में इतना ओपन सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर विधवा जैसे आज भी आधुनिक कानून बनने के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद तमाम विशेष विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह 19th सेंचुरी में भी जो पुनर्जागरण काल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 यानी 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट उनके प्रयासों से पारित किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी। लेकिन इसके बाद भी आज भी देखेंगे तो समाज में विधवा देखने को मिलती है। कानून का विशेष असर आप कहिए व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है, कानून का ही रूप ले लिया है, यानी कागजी रूप में तो रूल है, नियम है, कानून है, लेकिन व्यवहार में हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर एकदम ओपन सोसाइटी थी और वह संतान लीगली मानी जाती थी, वैध मानी जाती थी। जैसे आगे हम लोग कई एग्जाम्पल देखे हैं, कबीरदास जी का नाम आप लोग जानते ही होंगे। कबीरदास जी का पता लगता है कि उनकी माता विधवा ब्राह्मणी थी, तो फिर माता ने कबीरदास को यानी बालक को जन्म दिया तो लोक लाज बस क्योंकि विधवा वो थी। तो हमारे समाज में क्या है कि किसी भी विधवा को संतान उत्पन्न नहीं हो सकता, अगर होगा तो लीगली नहीं माना जाएगा। इसलिए कबीरदास जी को उन्होंने क्या किया, वह काशी यानी वाराणसी में लातारा नामक पुल के पास, तालाब के पास, पॉन्ड्स के पास उन्हें फेंक दिया। ओके, क्योंकि वह वैध संतान नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि यह समाज, वैदिक कालीन जो समाज था वह बहुत ओपन सोसाइटी थी, खुला समाज था, सारे नियम थे, इसलिए नियोग प्रथा का यही मीन्स होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों का, लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा ग्रहण करने का उन्हें अधिकार था। विदुषी स्त्रियों का भी यहाँ पर नाम मिलता है, जिसे हमने चर्चा भी किया है, फिर हम लोग कर देंगे, लिखवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इतनी चीजें, पुरुष प्रधान समाज, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। 2 प्रकार की स्त्रियां देखने को मिलती हैं, ब्रह्मवादिनी, सदोवधु, और नियोग सिस्टम यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर स्वयंवर प्रथा भी दिखाई पड़ता है। विवाह के अवसर पर लड़कियों यानी पुत्रियों यानी महिलाओं से उनके विचार जाने जाते थे, उनसे राय लिया जाता था। स्वयंवर प्रथा भी समाज में विद्यमान था। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में भी क्या था कि पुरुष प्रधान समाज जो सिस्टम है, जो समाज का स्वरूप है वो वही रहेगा। सबसे छोटी इकाई परिवार, इसके बाद कई परिवार मिलकर के ग्राम, इसके बाद 20, इसके बाद जन, परिवार को कुल भी कहते हैं। ओके, और कुल के यानी परिवार के मुखिया को कुलापति भी कहते हैं। कुल कहेंगे तो कुलापति हो ही जाएगा, हेड यानी चीफ। ओके,
तो यही सिस्टम यहाँ पर भी रहेगा। अब आगे वर्ण सिस्टम जो हम लोग पूर्व वैदिक काल में देखे हैं, तो वर्ण व्यवस्था यहाँ भी रहेगी। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण यहाँ पर भी रहेंगे, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ये 4 वर्ण यहां भी आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अंतर क्या हो गया, यहां पर कर्म पर आधारित जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, लेकिन यहां पर क्या हमें दिखाई पड़ता है, जन्म पर आधारित हो गया, सब फिक्स हो गया। ओके, ये अंतर हो गया। यानी जो व्यक्ति जिसका जन्म जिस वर्ण में होगा वह आजीवन उसी वर्ण का रहेगा और आजीवन उसी वर्ण का जो ऑक्युपेशन है, पेशा है, व्यवसाय है, उसको ही करेगा। ये चीजें फिक्स हो गई। ओके, तो ये अंतर आ गया, यहां से अब फिक्स हो गया। और लेटर वैदिक एज यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो परिवर्तन हुआ, यही सिस्टम आज भी चला आ रहा है 21 सेंचुरी में भी। आज भी इंडियन सोसाइटी में लेटर वैदिक एज में जो परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन के साथ चला रहा है। ओके, तो आज भी अब बात अलग है कि साइंटिफिक युग आ गया है, अपने रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार भी, आधुनिक समय में आधुनिक कानून के द्वारा, लेकिन फिर भी जो जिस वर्ण में है आजीवन उसी वर्ण का ही व्यक्ति रहेगा और लगभग उसी वर्ण के पेशे को ही करेगा या अपनाएगा। तो यहाँ पर सब फिक्स हो गया। ओके, ब्राह्मण का पुत्र यानी सन उनके कार्यों को ही करेगा, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ इत्यादि। वैश्य क्षत्रिय राजनयन का कार्य, सुरक्षा का कार्य, वैश्य पशुपालन, कृषि इत्यादि, व्यापार इत्यादि। शूद्र सेवक के रूप में कार्य करेगा, सब उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करेगा। तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया वर्ण व्यवस्था। ओके, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी आ गया। 4 आश्रम आप देखते हैं। 4 आश्रम कौन है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम नंबर 1, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम। अब देखिए ये 4 आश्रम आ गए। जवालोक उपनिषद में इन 4 आश्रमों के बारे में जानकारी फर्स्ट टाइम मिलती है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हम लोग होते हैं। ओके, जवालोक उपनिषद कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि आश्रम व्यवस्था आ गए। अब आश्रम व्यवस्था में क्या किया गया, मानव जीवन को 100 वर्षों में कुल बांट दिया गया। यानी 100 वर्ष, अब आप कहिए कि 100 वर्ष व्यक्ति जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो बात अलग है, लेकिन 100 वर्ष मानव जीवन को माना गया। और उसके आधार पर जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष तक माना गया क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको रहना है। और 25 वर्ष से आपको 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में, इसके बाद 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में, इसके बाद संन्यास 75 से लेकर के 100 वर्ष। तो यह जीवन आपको इतने में डिवाइड किया गया। जवालोक उपनिषद में फर्स्ट टाइम उल्लेख मिलता है। क्लियर बात है, आगे हम लोग देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था हो गया, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित यहाँ हो गया, कर्म पर आधारित नहीं अब रह गया। वर्ण व्यवस्था फिक्स हो गया, जन्म पर आधारित। इसके बाद यहाँ पर और क्या, आश्रम व्यवस्था फर्स्ट टाइम आश्रम व्यवस्था आता है जवालोक उपनिषद में। ऋण का विधान आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें आता है। फिर समाज में यज्ञ भी आ गया, धर्म में हम लोग उसको देखेंगे, यज्ञवाद भी यहाँ आ गया है। तो समाज का ही भाग है, लेकिन हम लोग उसको धर्म में अच्छे से देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ ऋण का भी विधान आ गया। इसके बाद 16 संस्कार भी आ गए। 16 संस्कार भी हम लोग अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल। 16 संस्कार आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो हिंदू धर्म में जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। यानी जब बालक जो है माँ के
गर्भ में आता है तभी गर्भाधान पुष्पवंशी मानतो नयन। ओके, यानी गर्भ में आने से ही पहला संस्कार शुरू हो जाता है और अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंत्येष्टि होता है मरने के बाद, यानी जन्म से पूर्व और मृत्यु के उपरांत यानी पश्चात। यह संस्कार 16 संस्कारों से बच करके आदमी चलता है। ओके, तो ये संस्कार आ गए। इसके बाद आश्रम व्यवस्था आ गया, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया, फिक्स हो गया, तो ये बातें हो गई। फिर यहाँ पर यज्ञवाद भी आ गया। यहाँ पर यज्ञवाद नहीं रहेगा, पूर्व वैदिक काल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं स्त्रियों के बारे में। स्त्रियों के बारे में तो यहाँ पर भी ये सिस्टम चलेगा। क्या चलेगा कि यहाँ पर भी बाल विवाह नहीं था, यहाँ पर भी बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था। ओके, पर्दा प्रथा नहीं था, कर्टेन सिस्टम भी नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, शिक्षा ग्रहण करती थी ये लोग। और यहाँ पर भी ये सिस्टम रहेगा, ब्रह्मवादिनी सदोवधु, या यहाँ पर भी सिस्टम रहेगा। नियोग प्रथा भी यहाँ रहेगा, उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा भी रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया उत्तर वैदिक काल में, वह बदलाव आया कि यहाँ पर लड़कियों को यानी फीमेल क्लास को सेकेंडरी स्थान दे दिया गया। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में पुत्रियों को के जन्म को दुख का कारण बताया जाने लगा और ऐतरेय ब्राह्मण में फर्स्ट टाइम इसका उल्लेख मिलता है। ओके, ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार उल्लेख मिलता है कि पुत्रियों का जन्म दुख का कारण बताया जाने लगा। या और शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया गया कि जो पुत्रियां हैं वह पिता के संपत्ति की अधिकारी नहीं होंगी। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों के जो स्थिति है उसमें डाउनफॉल शुरू हो गया, पराभव आना प्रारंभ हो गया। अब उनको इस काल में वह स्थिति नहीं प्राप्त हो पाई या वह स्थिति नहीं रही जो पूर्व वैदिक काल में थी। ओके, फिर भी यहाँ पर भी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है और उन विदुषी स्त्रियों के बारे में जैसे पूर्व वैदिक काल में अबाला, घोषा, मुद्रा इत्यादि स्त्रियां थी, तो इसी तरह उत्तर वैदिक काल में भी हम लोग यहाँ पर यानी उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में डाउनफॉल आया, पराभव आया। ओके, लेकिन फिर भी उनके जन्म को दुख का कारण बताया जाने लगा। इसलिए अब देखिए क्यों बताया जाने लगा, इसलिए कि जब संस्कार आ गए, 16 संस्कार आ गया। ओके, और जो अंत्येष्टि संस्कार यानी फर्स्ट टाइम हम लोग धर्म में देखेंगे इसके बाद, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट टाइम स्टार्ट साल्वेशन सिस्टम फ्रॉम लेटर वैदिक एज, यानी मोक्ष का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हो गया। और मोक्ष में दो चीजें होती है, एक होता है हेल एंड हेवन, यानी स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग में पहुंचाने का अपने पिता को, अपने ग्रैंडफादर को, अपने पूर्वजों को स्वर्ग में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? पुत्र करेगा। तो वो धार्मिक क्रियाकलाप को करने का जो अधिकार है सन को दे दिया गया, पुत्र को दे दिया गया, और पुत्री क्या हो गई? पावरलेस ऐसी हो गई। इसलिए पुत्र का जन्म यहाँ सुख का कारण माने जाने लगा। क्यों? क्योंकि आज भी कहा जाता है पुत्र नहीं है तो कौन स्वर्ग में पहुंचाएगा, अंतिम संस्कार कौन करेगा, मुखाग्नि कौन करेगा, धार्मिक क्रियाकलाप पुत्रों के द्वारा। इसीलिए पुत्र की, हिंदू धर्म में पुत्र की प्राप्ति करना बहुत अनिवार्य माना गया है। और पुत्र के इंतजार में भले 6, 7, 8, 9, 10 तक इस लड़कियां जन्म ले लें तब भी दुख का कारण रहेगा। तो भारत में देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक कारण यह भी है कि पुत्र के इंतजार में धर्म भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ने में काफी मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक तरह से कह दिया जाए कि जो गरीब परिवार है यानी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, या वह सोसाइटी कह लीजिए जहां पर एजुकेशन बिलो है, शिक्षा कम है, वहां पर धर्म के नियम बहुत हावी रहते हैं। इसीलिए ये बात तो ये मेरा मानना है कि धर्म कहीं ना कहीं जो कमजोर व्यक्ति है उसका शोषण कर रहा है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उनको धर्म के अकॉर्डिंग जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
और उनका मानना है कि ये सब जो धर्म बनाया गया है ईश्वर के द्वारा बनाया गया। हालांकि हम धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग उसकी बातें इंटरव्यू में किया जाएगा मेंस के क्लास में। यहाँ पर हम लोग जो मिशन 2024 यानी 2024 मिशन हम लोग शुरू किए हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर टू दी पॉइंट एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग चलिए। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि फिर भी स्त्रियों को पुत्रियों का जन्म दुख का कारण बताया जाने लगा। ओके, संपत्ति से वंचित कर दिया गया, पुत्रों को पावरफुल बना दिया गया। पावरफुल बनाने के पीछे जो कारण था वह धार्मिक कारण थे। ओके, एक ही कारण ध्यान रखना है, वो धार्मिक कारण था, रिलीजन रीजन था। ओके, और वह भी जो धार्मिक क्रियाकलाप करने का सारा दायित्व किसको दे दिया गया था? पुत्रों को दे दिया गया था। पुत्रियों से सारा जो पावर है वह छीन लिया गया, इसलिए वह पावरलेस हो गई। फिर भी यहाँ पर विदुषी यानी विद्वान, ध्यान रखना है, विदुषी संस्कृत शब्द है, विद्वान स्त्रियां भी मिलती हैं, मैत्रेयी, गार्गी, गृहता, गंधर्व, फिर भी यहाँ पर पढ़ी लिखी थी, पुरुषों से शास्त्रार्थ करती थी। और यहाँ पर भी अपाला, घोषा, मुद्रा हम लोग पूर्व वैदिक काल में देखे। तो यह था समाज, वैदिक काल का समाज। बड़े ही कंपैरिजन करके आप लोग पढ़िएगा। ओके, अब हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं, तेजी से आप लोगों को लिखवा देते हैं। कुछ बातें वस्त्र से संबंधित है, खान पान से संबंधित है, जो जनरल बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जानना जरूरी है, तो उसको हम लोग लिख करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग डिस्कस भी उस पर कर दिया जाएगा।